सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن هذه العملية هي العملية الثالثة نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين، وتؤكد استمرارها في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي। और इसी बयान के साथ इजराइल हमास जंग में एक नए प्लेयर की एंट्री हो गई है, यमन के हूती। उसने 31 अक्टूबर को दावा किया, हमने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। अगर इजराइल ने गाजा में बमबारी नहीं रोकी तो अंजाम भुगतना होगा। हूती का 2015 के बाद से यमन के अहम हिस्सों पर कब्जा है। वे खुद को यमन का असली शासक बताते हैं और इन सब में उन्हें ईरान से सपोर्ट मिलता है। इसलिए 31 अक्टूबर के हमले को ईरान के प्रॉक्सी वॉर के तौर पर देखा जा रहा है। यमन सऊदी अरब के दक्षिण में है, उसकी पश्चिमी सीमा लाल सागर से मिलती है। इसी लाल सागर से होकर इजराइल का रास्ता जाता है इजिप्ट होते हुए, यानी यमन और इजराइल एक दूसरे से बहुत दूर नहीं हैं। हूती के हमले ने पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। कैसे? 3 तथ्यों से इसे समझते हैं। पहली, इजराइल हमास जंग में ईरान के हित हैं। उसने इजराइल को धमकियां दी हैं मगर वो खुद लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता। अभी तक लेबनान और सीरिया में उसके प्रॉक्सी गुटों ने मामला संभाल रखा था। हालिया हमले के बाद एक और मोर्चा खुलने की आशंका बढ़ गई है। दूसरी बात, 2015 से सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना और हूती के बीच लड़ाई चल रही है। मार्च 2023 में सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते नॉर्मल हुए थे। उसके बाद चर्चा थी कि हूती के साथ भी बातचीत हो सकती है। इसमें यमन में शांति की उम्मीद टिकी हुई थी। इजराइल पर हमले के बाद इसकी उम्मीद घट गई है। तीसरी बात, हूती हमले के बाद इजराइल ने एक युद्धपोत यमन की तरफ रवाना किया है। अमेरिका पहले ही कह चुका है, इजराइल पर किसी और ने हमला किया तो हम जवाब देंगे। हूती अटैक के बाद अमेरिका के शामिल होने की चर्चा चल निकली है। तो आज के शो में हम जानेंगे हूती कौन है और उनका असल मकसद क्या है, हूती अटैक के बाद क्या क्या आशंकाएं जताई जा रही हैं और इजराइल हमास जंग के केंद्र गाजा में क्या हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। जहां आज कहानी इजराइल पर हूती हमले की। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। هذه المسيرات تابعة للجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء، وفخامة الرئيس مهدي المشاط قد وجه القوى العسكرية بكل أطرافها، وأيضا قائد الثورة الحبيب عبد الملك بدر الدين الحوثي أعطى الإشارة الواضحة بإسهامنا المباشر وغير المباشر في مقاومة هذا العدوان المتجبر، العدوان الصلف الذي يقتل فيه أهلنا وأسرنا ونسائنا وأطفالنا وشيوخنا في أرض فلسطين. نحن جزء من محور المقاومة، ولذلك محور المقاومة هذا المنتشر من طهران إلى بغداد إلى دمشق إلى بيروت إلى فلسطين إلى صنعاء محور واحد، وهناك تنسيق يجري، وهناك غرفة عمليات مشتركة، وهناك قيادة مشتركة لكل هذه العمليات। ये थे यमन की हूती सरकार के प्रधानमंत्री अब्देल अजीज बिन हफ्तूर। उनके बयान में 3 बातें निकलती हैं। नंबर 1, ड्रोन हमला यमन की राजधानी सना से किया गया राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर के आदेश पर। नंबर 2, हमले की वजह फिलिस्तीन में इजराइल के हमले से जुड़ी हुई है। नंबर 3, हूती इजराइल विरोधी गुट का हिस्सा है। इस गुट में ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान और यमन शामिल हैं। इस गुट का एक साझा कंट्रोल रूम है, सारे फैसले मिलकर लिए जाते हैं। इस बयान और हूती अटैक के मायने आगे विस्तार से समझेंगे। पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। यमन वेस्ट एशिया में बसा हुआ है। उत्तर में सऊदी अरब है, पूरब में ओमान है, बाकी दिशाओं में समंदर है। आबादी लगभग 3.5 करोड़ है।
99% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। इनमें से 65% सुन्नी और 35% शिया हैं। यमन में 2 सरकारें हैं और 2 राजधानियां भी। एक सरकार अदन से चलती है, इसको यूएन की मान्यता मिली हुई है। दूसरी सरकार हूती विद्रोहियों की है, इसकी राजधानी है सना में। लेकिन ये हूती हैं कौन? यमन के उत्तर पश्चिम में एक शहर है सैदा। 1990 के दशक में यहाँ एक स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हुआ, द बिलीविंग यूथ। फाउंडर का नाम हुसैन बेदरदीन अल हूती। इनका मकसद था जायदी इस्लाम का पुनर्जागरण। जायदी शिया इस्लाम की एक धारा है। यमन में 1000 सालों तक जायदी राजाओं का शासन रहा। 1962 में अंतिम जायदी सुल्तान इमाम अहमद की हत्या हो गई। इसके बाद लंबे समय तक सिविल वॉर चला। यमन 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ समय के लिए साउथ यमन में सोवियत संघ की हवा भी चली। फिर आया साल 1978 का। नॉर्थ यमन में अली अब्दुल्ला सालेह राष्ट्रपति बने। उनके समय में नॉर्थ और साउथ यमन के बीच फिर से लड़ाई शुरू हुई। हजारों की मौत हुई। 1980 के दशक में सोवियत संघ कमजोर पड़ने लगा। इसका असर यमन में भी दिखाई दिया। नॉर्थ यमन और साउथ यमन एक हो गए। इस मिलन के बाद मुल्क का नाम रखा गया रिपब्लिक ऑफ यमन। नामकरण नया था मगर सूत्रधार वही। अली अब्दुल्ला सालेह की सत्ता पर कोई आंच नहीं आई। वो एकीकृत यमन के पहले राष्ट्रपति बने। उन्हें साथ मिला सऊदी अरब का और अमेरिका का भी। सऊदी अरब सुन्नी इस्लामी देश है। इन सब के बीच जायदी शिया मुस्लिम किनारे पर चले गए। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बेदरदीन अल हूती ने बिलीविंग यूथ नामक संगठन बनाया था। युवाओं को अपनी तरफ खींचा। इन कैंप्स में शिया स्कॉलर्स की किताबें पढ़ाई जाती। लेबनान और ईरान के शिया धर्म गुरुओं की कहानियां बांटी जाती थी। एक तरफ यमन सरकार सऊदी अरब, अमेरिका और इजराइल के साथ गठजोड़ में व्यस्त थी, वहीं जायदी शिया अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। सालेह ने उनकी मांगों को अनसुना कर दिया। इससे नाराज अल हूती ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फिर 10 सितंबर 2004 की तारीख आई। सेना ने मुठभेड़ में अल हूती को मार दिया। इसके बाद अल हूती के समर्थक भड़क गए। सीधी जंग का ऐलान उन्होंने कर दिया। अल हूती के नाम पर इस आंदोलन को नाम मिला हूती विद्रोह। उनके समर्थक कहलाए हूती विद्रोही। साल 2004 से 2010 के दौरान यमन और हूती के बीच 6 बार बड़ी लड़ाइयां हुई। यमन सरकार को सऊदी अरब का साथ मिला, अमेरिका का भी। दरअसल 9/11 के हमले के बाद वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ। तब अलकायदा यमन में पनप रहा था। उसको हराने के लिए अमेरिका ने सालेह की सरकार को भरपूर मिलिट्री सपोर्ट दिया। इस मदद का इस्तेमाल हूती विद्रोहियों के खिलाफ भी होता था। इन सबके बावजूद हूती 20 साबित हुए। आखिरकार 2010 में यमन सरकार ने उनके साथ समझौता कर लिया। युद्ध विराम हो गया। मगर उसी बरस दिसंबर में ट्यूनीशिया में विद्रोह की एक चिंगारी भड़की। एक फल विक्रेता ने परेशान होकर अपने शरीर में आग लगा दी, जिसके बाद आंदोलन शुरू हुआ। धीरे धीरे आग बाकी के अरब देशों में भी फैली। यमन में सालेह 32 बरसों से कुर्सी पर बैठे थे। उनके खिलाफ आम जनता सड़क पर उतर गई। सालेह को कुर्सी छोड़नी पड़ी। उन्होंने अपने सहयोगी अब्द राबू मंसूर हादी को राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन इस पावर ट्रांसफर में खोट थी। कई तरह की समस्याएं मुल्क में कायम थी। अलकायदा, अलगाववाद, गरीबी, भुखमरी आदि। मंसूर हादी को आम लोगों का समर्थन नहीं मिला। इसका फायदा हूती विद्रोहियों ने उठाया, बगावत कर दी। संघर्ष शुरू हुआ। जनवरी 2015 में उन्होंने प्रेसिडेंशियल पैलेस पर कब्जा जमा लिया। मंसूर हादी को देश छोड़कर भागना पड़ा। फरवरी 2015 में हूती विद्रोहियों ने संसद भंग कर दी। अब सत्ता उनके हाथों में थी। मंसूर हादी भागकर सऊदी अरब के पास गए मदद मांगने के लिए। सऊदी अरब को यकीन था कि हूती विद्रोहियों की मदद ईरान कर रहा है। फिर उसने सुन्नी बहुल अरब देशों के साथ गठबंधन सेना बनाई। इनकी मदद की अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने। ये संघर्ष अब तक चल रहा है। इस सिविल वॉर में एक और अहम पार्टी है, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी कि STC। इसकी स्थापना हुई थी 2017 में। इनका मकसद साउथ यमन को अलग मुल्क के तौर पर स्थापित करना था। नवंबर 2019 में उन्होंने मंसूर हादी के साथ समझौता कर लिया। तय हुआ कि जंग खत्म होने के बाद दोनों लोग मिलकर सरकार चलाएंगे। अप्रैल 2022 में STC ने प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल यानी कि PLC ज्वाइन कर ली। PLC UN से मान्यता प्राप्त यमन सरकार की कार्यपालिका है। इन्हीं का झगड़ा हूती में चल रहा है। वे हूती विद्रोहियों को हराकर एक सर्वमान्य सरकार की स्थापना करना चाहते हैं। तो ये थी हूती की कहानी। अब इजराइल पर हमले की अपडेट जान लेते हैं। 31 अक्टूबर को हूती ने जो हमला किया उसका निशाना इजराइल का एलियट टाउन था। ये शहर इजराइल के दक्षिणी कोने पर बसा हुआ है, इसलिए यमन के लिए सबसे आसान टारगेट था। लेकिन क्या ये हमला अचानक हुआ या फिर इसके संकेत पहले से मिल रहे हैं? इसको समझने के लिए
बीते दिनों घटी 3 घटनाओं पर यहाँ गौर करना होगा। पहली घटना 19 अक्टूबर की है। पश्चिमी इराक के अल असद एयरबेस पर ड्रोन और रॉकेट से हमला हुआ। यहाँ पर अमेरिका और कई दूसरे देशों का मिलिट्री बेस है। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। आरोप यमन की हूती सरकार पर लगा। दूसरी घटना 27 अक्टूबर की है। इसे समझने के लिए फिर से नक्शे पर गौर करना होगा। नक्शे पर आपको इजिप्ट का तबा टाउन दिख रहा होगा। 27 अक्टूबर को इस शहर पर कुछ मिसाइलें गिरी। इसमें 6 लोग घायल हो गए। तबा से इलियट टाउन की दूरी महज 11 किलोमीटर है। कहा गया ये हमला यमन से इलियट टाउन पर किया गया, पर मिस फायर होने के चलते मिसाइलें तबा टाउन में पहुंच गईं। इजिप्ट ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इसके अलावा इसी महीने अमेरिका की नौसेना ने लाल सागर के ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन्स और 3 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया। कहा था कि यह हमला यमन की तरफ से किया गया और संभवतः ये इजराइल की तरफ जा रहा था। जैसे जैसे इजराइल हमास जंग बढ़ रही है, यमन की तरफ से होने वाले हमलों की संख्या भी बढ़ी है। इस बात की तस्दीक है कि वहां अंदर खाने हमले चल रहे थे, लेकिन ये यमन का आधिकारिक पक्ष नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। हमला करने वाले हूती विद्रोही हैं। उनकी कहानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इस मामले को विस्तार से समझने के लिए हमने वेस्ट एशिया मामलों के जानकार कमर आगा से बात की। पूछा, क्या हूती अटैक को यमन का हमला कहा जा सकता है? हूती सरकार और यमन सरकार में क्या अंतर है? ये तो हूतियों का अटैक है, हूती रेबल्स का अटैक है। और इसी के साउथ यमन में तो प्रो यूएई गवर्नमेंट है, वहाँ पे यूएई समर्थक एक गवर्नमेंट है, वहाँ पे चल रही है, उनके कब्जे में है। और जिसको कि बेसिकली देखा जाए तो वही इस समय सरकार है जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मान्यता भी प्रदान करी है। और ये तो एरिया जहाँ से हो रहा है, ये रेबल जो हैं हूती के, वो अटैक कर रहे हैं। उन्हीं ने ये, मैं नहीं समझता कि ये यमन का हमला कहा जा सकता है। इस समय वहाँ पे वर्चुअली देखा जाए कि एक पार्ट में तो हूती का कंट्रोल है, जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज भी नहीं करती, मगर अभी तक नहीं किया है। लेकिन ये है कि उनका कब्जा है और वो बराबर लड़ भी रहे हैं सऊदी अरेबिया की फोर्सेस से। अब तो इस समय तो युद्ध विराम चल रहा है और बाकी एरिया में यूएई बैक्ड रिजीम है वहाँ के ऊपर, और इस समय 2 भागों में बटा हुआ है। पहले भी यमन साउथ एंड नॉर्थ में डिवीजन था, बाद में यूनाइट हुआ और हो गया। कई बार इसका विभाजन हो चुका है। अभी मुझे नहीं लगता कि दोबारा से भी ये मिलेंगे। ये साउथ बहुत डेवलप है, पढ़े लिखे लोग हैं, नॉर्थ बहुत बैक एजुकेशनली बहुत पिछड़ गया है। और ये जो शिया कम्युनिटी है वहाँ पे, ये बहुत मार्जिनलाइज है, हूती शियाज, और इसीलिए ये बार बार लड़ाई की भी बात आवाज भी उठा रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, और इनका मूवमेंट बहुत पुराना है। इजराइल पर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह हमला कर रहा है। हूती के हमले का खतरा आ गया है। दोनों ईरान के प्रॉक्सी हैं। हमने एक्सपर्ट से पूछा क्या इस हमले के पीछे ईरान है और वो सीधी लड़ाई से बचना क्यों चाहता है। ईरान के डायरेक्ट आने का कोई सवाल नहीं होता। एक तो डिस्टेंस बहुत है, नंबर 1। नंबर 2, ये अब लड़ाई जो है इजराइल से तो है नहीं, तो अमेरिका भी एक पार्टनर है। ईरान का कहना ये है कि उनको वेपन सप्लाई कर रहा है, उनको पैसे दे रहा है, उसके युद्ध पोत जिसे हम जंगी बेड़े वहां पे मौजूद हैं, और उनकी वार्निंग भी है और सबको के खबरदार भी किया है ईरान को कि वो इसमें पार्टिसिपेट न करे। और दूसरे, ईरान इजराइल से तो उसकी मिलिट्री चैलेंज उसने कर रखा है, इसमें कोई शक नहीं, जो मिलिट्री डेवलपमेंट, मगर ये अमेरिका के साथ कहा। और फिर उसके बाद ये कि इजराइल से वो डायरेक्ट जंग की बात कभी नहीं करता। इजराइल ने इतनी बार उसके ठिकानों पे सीरिया में अटैक किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया उसका। वो अवॉइड करता है, इसलिए वो जानता है कि अगर ये जंग होगी तो बहुत भयानक होगी, पूरा क्षेत्र खतरे में आ जाएगा। फिर उसके अलावा ये भी है कि वो न्यूक्लियर टर्न भी ले सकता है, जैसे कि ईरान काफी स्ट्रांग देश है। 1 to 1 अगर देखा जाए इजराइल और उनके बीच में, अगर जरा भी क्षति पहुंची इजराइल को, तो इजराइल कैन गो टू एनी एक्सटेंट, इवन वोंट, उनको कोई झिझक नहीं होगी न्यूक्लियर वेपन भी यूज करने के लिए, क्योंकि उनके लिए, उनके नजदीक इजराइल की सिक्योरिटी पैरामाउंट है, बाकी किसी की सिक्योरिटी पे वो विश्वास नहीं करते।
तो वो इस जंग में यानी जहां तक सवाल है ये मिलिटेंट ग्रुप्स का, इनकी ये काफी कमिटेड हैं इजराइल के साथ और इनके बड़े अच्छे संबंध ईरान से भी, इसमें कोई शक नहीं बोले गए। और ये जो हिजबुल्लाह के ऊपर भी बेइंतहा प्रेशर है लेबनीज गवर्नमेंट का कि वो इस जंग में न उतरे, इसलिए कि लेबनान में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत सीरियस है। उनको ये लगता है कि अगर जंग होगी तो इजराइल बिल्कुल फ्लाइट कर देगा, बराबर कर देगा सब, और फिर जो लेबनान को कई दशक लगेंगे दोबारा से संभालने में। ऑलरेडी उनकी इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी है। दूसरी तरफ ये भी है कि शिया मलेशिया जो है इराक में हिजब शाबी, जो कि जिसके अच्छे संबंध ईरान से भी हैं, उसको भी कहा जाता है कि ईरान की प्रॉक्सी है, और वो उसने अभी कुछ समय पहले इराकी जो अमेरिकन बेस थे उसके ऊपर भी अटैक किया, उसके ऊपर चार्ज है। फिर उसके बाद हूती आ जाते हैं। हूती, देखिए ये सारे मूवमेंट लोकल भी हैं, इनको सपोर्ट जरूर ईरान की। शिया मलेशिया का गठन उस वक्त हो गया जब वहां के ऊपर इराकी आर्मी फेल हो गई थी दाइश से डील करने के लिए, आईएसएस से, तो ये लोगों का गठन हुआ, इन्होंने किया, फिर बाद में ईरान ने उनको सपोर्ट। हूती को इजराइल से आखिर दिक्कत क्या है? वो इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। वो मानते हैं ये है कि इजराइल जो है वो अमेरिका और यूरोप के आउटपोस्ट है, वो वही मानते हैं जो ईरान कहता है। और फिर उसके अलावा ये है कि अरब सॉलिडारिटी भी है कि वो एक अरब देश था, इस्लामिक देश इनका मानना है, इन लोगों की इस्लामिक स्ट्रगल है कि इस्लामिक देश बनना चाहिए। और फिर उसके बाद ये है कि ये भाई सारे अरब में डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, सारे अरब में जनता सड़कों पे निकली हुई है, ट्रेमेंडस सपोर्ट है। यही नहीं बल्कि आपने देखा होगा कि वहाँ रशिया की एक प्रांत में दागिस्तान है शायद उसका नाम, हाँ, वहाँ के ऊपर लोगों ने अटैक कर दिया। वहाँ के वो तो कोज़ाक के लोग हैं, उन्हीं ने अटैक किया एक इजरायली प्लेन में। वो ढूंढ रहे थे कि कहाँ है यहूदी उस प्लेन में, उनको मारने की कोशिश कर रहे थे, और एक नहीं कई 100 लोग घुस गए थे हवाई अड्डे के अंदर। तो ये तो बहुत सी जगह ऐसा हो रहा है और आने वाले समय में मुझे लगता है और भी होगा। फिर यूरोप में भी एंटीसेमिटिज्म बहुत बढ़ा हुआ है, उनका दूसरा है, यहाँ पे इस्लाम के नाम पे है। हमने एक्सपर्ट से ये भी पूछा कि हूती कितने ताकतवर हैं, इजराइल पर हमले से वो क्या हासिल करना चाहते हैं। देखिए मैं नहीं समझता कि वो दो जंगों में एक साथ देंगे। एक तरफ तो उनका सऊदी अरेबिया से रिश्ते अच्छे नहीं है, जंग चल रही है बल्कि देखा जाए, जिसमें युद्ध विराम है इस समय, और दूसरी तरफ ये है कि ये है कि एक नया फ्रंट इजराइल के साथ खोलना, और डिस्टेंस भी बहुत है, काफी दूरी है दोनों के बीच में। हालांकि उनके पास क्रूज मिसाइल्स और इस किस्म की चीजें हैं रशियन एरा की, जब रशिया सपोर्ट करता था यमन को, उस वक्त का उनके पास काफी वेपन सिस्टम है जो वो सऊदी के साथ यूज कर रहे थे। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि वो, लेकिन ये है कि उन्हीं ने ये एक सॉलिडारिटी में जरूर फायर किया और ये कहा मेरा ख्याल है कि हम आपके साथ हैं, जैसा कि उन्हीं ने भी किया था, हिजबुल्लाह ने भी फायर किया था कि भाई हम आपके साथ हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दोनों इस समय इस पोजीशन में है कि जंग में उतरे, सीधा सीधा इजराइल को चैलेंज करे। हाँ ये है कि अगर कोई ऐसा समय आता है या कोई ऐसी बात होती है तो शायद जरूर हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे कोई चीज नजर नहीं आती। इसलिए कि इस जंग में इजराइल अकेला नहीं है, अमेरिका भी उसके साथ है। और जो इन्हीं ने जो क्रूज मिसाइल दागा था वहां पे फायर किया था, उसको अमेरिकन फोर्सेस ने गिराया था रेड सी में। तो इसके मतलब ये है कि अमेरिका भी पूरी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें है, पैसा भी दे रहा है इजराइल को, वेपन्स नॉमिनेशन भी सप्लाई कर रहा है, और फिर उसके युद्धपोत जो मैंने बताया जंगी बेड़े भी चारों तरफ मौजूद हैं। तो इस बीच में तो सुसाइडल होगा जो भी जाएगा। यमन सरकार को अरब देशों से लेकर अमेरिका और यूरोप तक का सपोर्ट मिल रहा है, इसके बावजूद उन्हें हराया क्यों नहीं जा सकता? कई कारण हैं। पहली
बात तो ये है कि अब आज के दौर में लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं ऑक्यूपेशन या दूसरे फौजों का। वो ठीक है, सऊदी अरबिया का क्लेम ये था कि वो जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करते हैं और ये रेबल है, इनको हटा देना चाहिए, उनको नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये है कि ये रेबल हैं, ठीक है, रेबल हैं, ये लोग बहुत हैं, शक्तिशाली हैं और ये काफी ऑप्रेस्ड रहे हैं हमेशा से। इस कारणवश इन्हीं ये काफी बड़ी संख्या में ये मारे गए, इनके के शहर बर्बाद हो गए हैं, लाखों लोग मरे। लेकिन ये आपको पेशेंट नहीं एक्सेप्ट कर सकते किसी भी देश में। अब आज के 21st सेंचुरी में कोई चाहे कि जाके उसको दबा लें या उसके ऊपर अपना शासक या अपने प्रो अपनी समर्थक गवर्नमेंट बना दे, तो वो संभव नहीं है। ये तो पता है, अमेरिका इराक में नहीं कर पाया, अफगानिस्तान में उसने प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट बनाई तो वो उसका हित को नहीं आगे बढ़ा पाया। और फिर उसके बाद हमने ये देखा जहां भी गए, इतनी बड़ी ताकतवर मुल्क था, पूरा इराक बर्बाद हो गया, लेकिन वो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट अभी तक नहीं बना पाए। और जहां तक हूती का सवाल है, ये लोग पहले अरब हैं, बाद में शिया और सुन्नी है। इथनिक आइडेंटिटी जो होती है ये ज्यादा स्ट्रांग होती है बनिस्बत रिलीजियस आइडेंटिटी की। और यही कारण था कि पाकिस्तान में बांग्लादेश अलग बन गया, क्योंकि बांग्लादेश इथनिकली अलग थे, दोनों मुसलमान थे, दोनों ने। बांग्लादेश में पाकिस्तान का मूवमेंट ज्यादा स्ट्रांग था आज़ादी के वक्त में। बांग्लादेश का बहुत बड़ा रोल था पाकिस्तान के बनाने में। लेकिन कुछ ही समय के बाद उनको लगा कि ये तो पंजाबी डोमिनेटेड एरिया है, गवर्नमेंट है वहां पे, और उनका जो क्लैश हुआ उसके बाद वो अलग हो गए, हालांकि दोनों मुसलमान थे। अब इजराइल हमास जंग की अपडेट्स भी आपको बताते हैं। जंग 26वें दिन भी जारी है। दूसरी अपडेट रफा बॉर्डर क्रॉसिंग से जुड़ी हुई है। ये इजिप्ट और गाजा के बीच की सीमा पर है। 7 अक्टूबर के बाद पहली बार इस क्रॉसिंग को आम लोगों के लिए खोला गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घायल लोगों को बाहर निकलने की इजाजत होगी। उनका इलाज इजिप्ट के अस्पतालों में किया जाएगा। इसके अलावा कुछ विदेशी नागरिकों और दोहरी नागरिकता वाले लोगों को भी गाजा छोड़ने की परमिशन होगी। तीसरी अपडेट जबलिया रेफ्यूजी कैंप से जुड़ी है। 31 अक्टूबर को इजराइल ने यहां पर हमला किया। हमास का दावा, इसमें 50 से अधिक लोग मारे गए। 1 नवंबर को दूसरे हमले की खबर आ रही है। जबलिया कैंप उत्तरी गाजा में है। इजरायली सेना आम लोगों को उत्तरी गाजा छोड़कर जाने के लिए कह चुकी है। उनके मुताबिक ये कैंप हमास का सबसे बड़ा गढ़ है। चौथी अपडेट इजराइल के जमीनी हमले से जुड़ी हुई है। 31 अक्टूबर को गाजा में ऑपरेशन चला रहे 11 इजरायली सैनिकों की मौत हुई। जमीनी हमले में मरने वाले सैनिकों की संख्या 13 तक पहुंच गई है। आशंका है कि इजराइल को आने वाले दिनों में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद में। मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।